हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को दोस्त राधे राधे। चलिए, नगेंद्र कुमार, कमल शर्मा, शुभम, पंडित जी सिंगर, रईसुद्दीन, देवराज, कमल सरोज, पंडित शिवांगी, कपिल, विनय, अनूप, प्रीति, शिवा, अभिषेक, अखिलेश, राहुल, संध्या, सुजीत तिवारी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो दोस्त, आप लोग जानते हैं कि आज हमारा लास्ट डेमो है और आज के बाद ये क्लास जो है वो कम्प्लीटली किस पर शिफ्ट हो जाएगी? एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएगी और कल से यूट्यूब पर देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो मेरे साथी, अगर आप वास्तव में आपको डेमो पसंद आया है और आपको लगता है कि हम लोगों का जो है वो टारगेट, जो यूपीएसआई हम लोगों का टारगेट है, उसके लिए ये एक बेस्ट बैच हो सकता है, तो आप लोग आज भी इसे परचेज कर सकते हैं कूपन कोड के साथ। आज के बाद जो है वो कूपन कोड खत्म हो जाएगा और फिर आप लोगों को उसी प्राइस में लेना होगा जो बिना कूपन कोड के प्राइस है। ठीक है दोस्त, तो शुरुआत करते हैं। दो क्लास हम लोगों की हो चुकी हैं। क्लासिफिकेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा है। कल हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया था और फिर हम लोगों ने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को समझा। और आज जो है पहले हम शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद जो है मेरे साथी हम लोग किस तरफ बढ़ेंगे, यूनिट डिजिट की तरफ या डिविजिबिलिटी रूल की तरफ हम लोग बढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों के सामने लिखूंगा मेरे साथी। उन चीजों का जवाब आप लोग मुझे देंगे कि इनका मतलब क्या है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि अगर मैं कभी ओड में ओड संख्या को जोड़ता हूं, विषम में विषम संख्या को जोड़ता हूं तो क्या आएगा? अगर मैं ओड में इवन संख्या को जोड़ता हूं तो मेरे दोस्त क्या आएगा? अगर मैं इवन में इवन संख्या को जोड़ता हूं तो क्या आएगा? पहले तो ये तीन चीज मुझे बतानी है आप लोगों को। पहला तो ये तीन चीज मुझे बतानी है और दूसरी जो आप लोगों को बतानी है वो ये बतानी है कि अगर मैं ओड की मल्टीप्लाई ओड में करता हूं तो क्या आएगा? अगर मैं ओड की मल्टीप्लाई इवन में करता हूं तो क्या आएगा? और अगर मैं इवन की मल्टीप्लाई इवन में करता हूं तो क्या आएगा? ओड मतलब विषम होता है और इवन मतलब सम होता है। इस बात से आप लोग अच्छे से वाकिफ है। ठीक है भाई। ओड मतलब यहीं पे एक साइड में एक चीज लिख लीजिए कि ओड का मतलब जो होता है वो विषम होता है, विषम संख्याएं जो दो से डिवाइड नहीं होती हैं। और इवन का मतलब होता है सम संख्याएं जो दो से डिवाइड हो जाती हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्या बताएंगे जी आप? ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग हो चुकी है। अब आप मुझे बताइए, अगर विषम में विषम जोड़ोगे तो क्या आएगा? विषम में सम जोड़ोगे तो क्या आएगा? सम में सम जोड़ोगे तो क्या आएगा? विषम की गुणा विषम में करोगे तो क्या आएगा? विषम की गुणा सम में करोगे तो क्या आएगा? और सम की गुणा सम में करोगे तो दोस्त क्या आएगा? एग्जाम्पल के साथ आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना। आपने कोई भी एक विषम संख्या ले ली, आपने कहा ये 3 ले ली, यहां भी आपने एक विषम संख्या ले ली, तो यहां पे क्या आया? 3 और 5 8 आता है। तो जब भी आप ओड और ओड को जोड़ेंगे तो याद रखना हमेशा इवन आएगा। याद रखना, जब भी आप ओड और ओड को जोड़ोगे तो हमेशा क्या आएगा मेरे दोस्त? इवन आएगा। आपने यहां ओड संख्या 3 ले ली और इवन संख्या 4 ले ली, तो इनको जोड़ा तो 7 आया। अगर आप ओड और इवन को जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आएगा बेटा? ओड आएगा। और इवन को जोड़ते हैं तो हमेशा इवन आएगा। तो क्या इस बात में आप लोगों को कोई दिक्कत है? ध्यान देना दोस्त, कभी भी ओड और ओड को जोड़ेंगे तो हमेशा इवन आएगा। कभी भी ओड और इवन को जोड़ेंगे तो हमेशा ओड आएगा। और कभी भी इवन और इवन को जोड़ेंगे तो हमेशा इवन आएगा। बेटा मैं लिख चुका हूं, इवन जो होती है वो सम संख्याएं होती हैं, ओड जो होती हैं वो विषम संख्याएं होती है, एक तरफ लिख चुका हूं। ठीक उसी तरह दोस्त आप लोगों को यहां बताना है। आपने पहली ओड संख्या 3 ले ली, दूसरी ओड संख्या 5 ले ली, दोनों की गुणा करेंगे 15 आएगा। क्या 15 भी आप लोगों का ओड है?
यानी कह सकते हैं कि जब भी आप ओड की गुणा ओड में करेंगे, यानी विषम की गुणा विषम में करेंगे, तो हमेशा विषम ही संख्या आएगी। ठीक उसी तरह यहां देखिए कि अगर आपने यहां 3 ले लिया, इवन जो है वो 4 ले लिया, तो आप देखेंगे यहां जो आएगा वो 12 आएगा, जो कि सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है। ऐसे ही यहां आपने 4 ले लिया, यहां आपने 6 ले लिया, तो यहां भी आप लोगों का इवन ही आने वाला है। बेटा इस चीज को ध्यान से समझिए। मैं एक बार हिंदी में आप लोगों को बता देता हूं कि हिंदी में मैंने बोला क्या है। वैसे तो सारी बातें वही हैं, मैं एक तरफ लिख चुका हूं। अब देखना, थोड़ी सी ध्यान से समझना। जब भी मैं विषम और विषम को जोड़ता हूं तो याद रखना हमेशा सम आता है। जब भी मैं विषम और विषम को जोड़ता हूं, ओड और ओड को जोड़ता हूं, तो आप लोगों को याद रखना है कि हमेशा सम आएगा। जब भी मैं विषम और सम को जोड़ता हूं तो याद रखना हमेशा जो है वो विषम आएगा, और जब भी मैं सम और सम को जोड़ूंगा तो हमेशा सम आएगा। ठीक है। जब भी मैं विषम और विषम की गुणा करूंगा तो दोस्त हमेशा विषम आएगा। जब भी मैं विषम और सम की गुणा करूंगा तो हमेशा सम आएगा, और जब भी मैं सम और सम की गुणा करूंगा तो हमेशा सम आएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है किसी को? बताइए, क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं से प्रूव हो जाएगा कि 0 जो है वो मेरी विषम संख्या नहीं है, 0 मेरी सम संख्या है। मान लो 0 को आपने विषम मान लिया, थोड़ी देर के 0 को विषम मान लीजिए। ठीक है। यहां पे कोई भी विषम संख्या 5 ले लो, तो 5 में 0 जोड़ेंगे 5 आना चाहिए था, जो कि ओड है, लेकिन आना तो इवन है। इसलिए बेटा हम लोग कह सकते हैं कि 0 जो है वो कभी ओड हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 0 को ओड मान लिया, विषम मान लिया, तो ये सारे रिजल्ट जो है वो उल्टे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई कि आप लोगों को? सर कल वाले का आंसर शांति बनाओ, पहले शांति बनाओ। आप लोग ना ये सारे डाउट, सर iOS का ऐप बार बार क्रैश हो रहा है, तो बेटा ये आप टेक्निकल टीम से पूछो, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना। मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर हो रहा है तो एक बार टेक्निकल टीम से बात कर लो। दूसरा डाउट है जी हिंदी में पढ़ाओ, तो बेटा मैं खुद इतना बड़ा अंग्रेज नहीं हूं कि मैं आपको इंग्लिश में सारी चीजें पढ़ाऊं। मैं जस्ट आप लोगों को, अगर मैंने ओड वर्ड यूज किया है तो उसको मैंने बताया है कि ओड को हिंदी में विषम कहते हैं। अगर मैंने बेटा इवन वर्ड यूज किया है तो इवन को मैंने बताया है उसे हम लोग सम कहते हैं। ओड और ओड यानी विषम और विषम को जोड़ेंगे सम आएगा, विषम और सम को जोड़ेंगे विषम आएगा, सम और सम को जोड़ेंगे हमेशा सम आएगा। यहां देखेंगे विषम और विषम की गुणा करेंगे हमेशा विषम आएगा, विषम और सम की गुणा करेंगे हमेशा सम आएगा, और सम और सम की गुणा करेंगे हमेशा सम आएगा। ये बात क्लियर हो गई। यहीं से प्रूव होता है कि 0 जो है वो मेरा ओड नंबर है, ओड नंबर नहीं है, और 0 जो है वो मेरा इवन नंबर है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करा देता हूं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बताइए मुझे फटाफट कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन पढ़ना और तब मुझे जवाब देना कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाँ आवाज स्लो आ रही है, बहुत बढ़िया, तेज आने लगेगी बेटा। बताइए जल्दी से, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, एक जगह मैंने 3 मानी है ओड को, एक जगह 5 माना है, अब दोनों जगह 3 मान के कर लो, दोनों जगह 5 मान के कर लो, एक को 3 एक को 17 मान लो, जो मन करे वो मान लो। ठीक है, आंसर वही आएगा, रिजल्ट वही आएगा जो आप लोगों को बताया गया है। देखिए क्वेश्चन ने ये कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा विषम होगा, यानी ऐसा कौन सा होगा जो विषम आएगा। याद रखना, तो विषम संख्याओं का योग, पहली विषम संख्या 3 मान ली, दूसरी विषम संख्या 5 मान ली, क्या इनका योग जो है वो विषम आया? जबकि लाना मुझे विषम है, तो ये तो जवाब नहीं हो सकता। क्या ये बात क्लियर है? दूसरा है दो विषम संख्याओं का अंतर, पहली विषम संख्या 5 ले ली, दूसरी विषम संख्या 3 ले ली, क्या इनका अंतर कभी भी विषम आएगा? तो आपने कहा बिल्कुल भी नहीं आएगा।
प्रोडक्ट ऑफ टू ओड नंबर, पहली विषम संख्या 3 ले ली, दूसरी विषम संख्या 5 ले ली, क्या इन दोनों की गुणा करेंगे तो विषम ही आएगा। और वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बेटा इसको सेटिस्फाई करता है, यानी आने गुणा करने के बाद विषम आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। जब भी आप दो विषम संख्याओं की गुणा करेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, हमेशा रिजल्ट जो है वो विषम ही मिलेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा दूसरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे दोस्त, हाँ, एन इनफाइनाइट नॉन रिकरिंग। अच्छा, अभी मैंने रिकरिंग डेसिमल तो आपको लोगों को पढ़ाया ही नहीं है, अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, है ना। तीसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट मुझे कि तीसरे क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। अभी मैंने रिकरिंग डेसिमल आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, स्पीड तेज हो जाएगी, आप लोग उस चीज में अपना टाइम वेस्ट मत करो जो आपके एंड पे पॉसिबल ही नहीं है। वो काम मेरा है दोस्त, वो मेरा सोचना है। आप मुझे इसका आंसर बताइए फटाफट कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 329075 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। मेरे दोस्त 7 कहाँ है, ये रहा, स्थानीय मान निकालिए, 7 के बाद एक अंक है तो एक जीरो लगा दीजिए, क्या ये स्थानीय मान आ जाएगा। अगर मैं किसी का जातीय मान पूछता हूं तो जिसका पूछता हूं वही उसका जातीय मान होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों से पूछा है, तो 70 में से 7 जाएगा तो बेटा आंसर कितना आएगा, तो आप लोग कहेंगे 63। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 63 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फटाफट मुझे आंसर बताइए इसका, फटाफट मुझे आंसर बताइए दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन ने एक संख्या आप लोगों को दी हुई है डेसिमल में, उसमें पूछा है 7 के स्थानीय मान और 8 के स्थानीय मान का योग कितना होगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। 7 के स्थानीय मान और 8 के स्थानीय मान का योग कितना होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। भाई 7 कहाँ है, ये रहा 7। जब लेफ्ट हैंड साइड में पूछा जाता है तो 7 के बाद एक ही अंक है तो 7 का स्थानीय मान 70 हो जाएगा। अगर उसने कहा है 8 के स्थानीय मान, 8 यहां है तो पॉइंट और 8 के बीच में है 3 अंक, तो पॉइंट के बाद बेटा 3 जीरो लगा दो, क्या ये 8 का स्थानीय मान हो जाएगा। दोनों का सम आप लोगों से पूछा है, दोनों का क्या पूछा है, दोनों का सम आप लोगों से मेरे साथी पूछा है। तो इसका क्वेश्चन का जवाब ए होगा या सी होगा, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो ए होगा या सी होगा। बहुत शानदार, तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो सी हो जाएगा। जब आप जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 0008 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बेसिक सी चीजें चल रही हैं मेरे दोस्त। 7 का स्थानीय मान होगा, 7 और पॉइंट के बीच में एक अंक है तो 70 हो जाएगा। 8 का स्थानीय मान, पॉइंट और 8 के बीच में 3 अंक हैं तो 3 जीरो लग जाएंगी, और इन दोनों का योग आपसे पूछा है तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देंगे बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, जातीय मान और स्थानीय मान का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है, उसने कहा है 5391469 में 9 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो बेटा 9 कहां है, 9 तो ये रहा। अगर मैं इस वाले 9 का स्थानीय मान निकालता हूं तो 1 2 3 4 5, 5 अंक है तो 5 जीरो लगा दो, क्या इस वाले 9 का स्थानीय मान जो आ जाएगा वो 9 लाख आ जाएगा। बहुत शानदार। अगर मैं इस वाले 9 का स्थानीय मान पूछता हूं तो इस वाले 9 के बाद कोई अंक नहीं है तो इसका मतलब इसका स्थानीय मान 9 होगा। बेटा दोनों का डिफरेंस पूछा है मेरे दोस्त, तो 10 में से 9 गया 1, यहां 9 होगा, यहां 9 होगा, यहां 9 होगा, यहां 9 होगा और यहां 8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
क्या हो जाएगा? बी ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे दोस्त इस पॉइंट को हटा देना, ये पॉइंट नहीं है ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा 84499991 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। एक थ्योरी वाला क्वेश्चन और आप लोगों को दे रहा हूं मेरे दोस्त, उसका जवाब जो है वो आप लोग मुझे बताएंगे। आराम से सोच के बताना मेरे दोस्त, ऐसे ही नहीं है, बहुत जल्दी नहीं है क्वेश्चन का जवाब देने की, लेकिन जो थ्योरी आप लोगों को पढ़ाई है थोड़ा सा उस पर विचार कर लेना, तब मुझे आंसर बताना कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। लव यू भाई, लव यू। बताइए। फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, उसने कहा निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है, यानी जो आप लोगों को ये कंक्लूजन दिए हुए हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, वो आपसे पूछा जा रहा है। उसने कहा है 1 इज प्राइम नंबर, एक एक अभाज्य संख्या है। डिटेल सुनिए, अगर एक एक अभाज्य संख्या होती तो इसके दो गुणनखंड होते, यानी ये दो संख्याओं से विभाजित हो रहा होता, जबकि एक जो है वो केवल एक से विभाजित होता है, तो एक तो मेरा प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। 1 इज अ कंपोजिट नंबर, 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं होता, भाज्य संख्या भी नहीं होती, क्योंकि भाज्य संख्या वो होती है जो एक से और स्वयं से छोड़ के किसी अन्य से भी विभाजित होती हैं, यानी जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो संख्याएं जो है वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो एक जो होती है वो भाज्य संख्या भी दोस्त नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी है 1 इज नाइदर अ प्राइम नोर अ कंपोजिट, एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, तो ये बात जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करूं तो वो मेरे साथी 2 हो जाएगी, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो 4 हो जाएगी। तो एक ना तो दोस्त मेरे आप लोगों का प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होती है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है, भाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा सा सोच के देना बेटा, ये थ्योरी पार्ट को आप लोगों का क्लियर करेगा, ये क्वेश्चन जो है ये थ्योरी पार्ट के आप लोगों के क्लियर करेंगे, है ना। ऊपर करना भाई एक बार। सर पहले ये देखा ना, इससे नीचे। सर पहले ये थ्योरी के क्वेश्चन रटने होते थे, अब ऐसा लगता है पता कुछ नहीं है पर सॉल्व हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, रटने नहीं है, थ्योरी आप लोगों को पढ़ाई गई है, बस उसे एक बार रिवाइज कर लेना और थ्योरी के क्वेश्चन आप लोगों के बन जाएंगे, है ना। सर 8 का सी होगा। अच्छा, आप लोगों को मैंने बताया था, पाई के बारे में थोड़ा सा बताया था, मैंने आप लोगों से कहा था कि क्या पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 होता है, क्या पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 होती है। तो आपसे मैंने बताया होगा कि पाई का अप्रोक्सीमेट मान जो होता है वो 22/7 होता है, एग्जैक्ट मान नहीं होता, और 22/7 को ही 3.14 हम लोग लिख देते हैं। अगर मैं कहूं कि एग्जैक्ट मान क्या होगा, तो एग्जैक्ट मान अभी फाइंड आउट ही नहीं हुआ है, हम अप्रोक्सीमेट मान जो है हम पाई का ले रहे होते हैं। तो पहला उसने कहा है कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ टी नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई है। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14, बिल्कुल गलत बात है। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, बिल्कुल गलत बात है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। क्या पाई मेरा इरेशनल नंबर है? बिल्कुल सही बात है। पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होती है, जबकि पाई का मान जो होता है वो मेरे दोस्त परिमेय संख्या कहलाती है। चौथा है नन ऑफ दीज, तो ये भी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे साथी, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ये √2/√3 है। उसने कहा है अगर 2/3 एक परिमेय संख्या है तो √2/√3 जो है वो क्या हो जाएगी। अगर 2/3 एक परिमेय संख्या है
तो √2/√3 जो है वो क्या हो जाएगी, बताएंगे थोड़ा सा एक बार। नंबर सिस्टम कितनी क्लास का होगा, 12 से 13 क्लास का होगा, और एपीजीपी कराऊंगा तो यही बेटा 17-18 क्लास तक पहुंच जाएगा, मतलब 16 क्लास तो लगभग मान के चलिए, 15-16 क्लास, क्योंकि एपीजीपी भी मुझे कराना है। लास्ट टाइम जो है 2 क्वेश्चन एपीजीपी से आप लोगों के पूछे गए थे, इस बार हम पहले ही करा के चलेंगे, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। अच्छा, इसे अगर आप लोगों से चेक करने के लिए कहूं तो आप कहेंगे ये P/Q के फॉर्म में भी दिया हुआ है, और क्यों इसमें जीरो भी नहीं है, और ये दोनों इंटीजर हैं, तो ये तो अगर वो ना भी कहता तो मैं बता देता है कि ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन जब बात होती है √2/√3 की, तो क्या आप 2 का एग्जैक्ट रूट बता पाओगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। √3 का एग्जैक्ट रूट बता पाओगे, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। तो ये काहे का इंटीजर रह गया, तो तीसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई ही नहीं होगी, तो √2/√3 क्या हो जाएगी, एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए स्थानीय मान के क्वेश्चन है, और अब हम लोग जो बढ़ रहे हैं मेरे साथी, अब हम लोग जो बढ़ रहे हैं वो यूनिट डिजिट की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। हम लोग जो बढ़ रहे हैं, एक दो थ्योरी का क्वेश्चन और देख लेता हूं, अगर थ्योरी का क्वेश्चन एक दो और मिलता है। चलिए एक बार इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देंगे और बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हिंदी में ये लिखा हुआ है, इंग्लिश में ऊपर लिखा हुआ है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। मैंने आपको बताया होगा कि हर एक इंटीजर जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। कोई सा भी इंटीजर लिख लो आप, हर एक इंटीजर जो होगा वो रेशनल नंबर होगा। तो पहली बात तो बिल्कुल ठीक है। हर एक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या रियल नंबर वो होते हैं जो बेटा नंबर लाइन पे ड्रॉ हो जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया होगा कि आयोटा को छोड़ के जिन संख्याओं के साथ आई लिखा है उन्हें छोड़ के बाकी सब कुछ रियल है, बाकी सब कुछ रियल है। तो चाहे वो पूर्णांक हो चाहे वो कुछ भी हो, हर एक संख्या जो है वो वास्तविक संख्या है, केवल आई वाली संख्याओं को छोड़ के। तो बेटा दूसरा भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो राइट है। प्रत्येक पूर्णांक जो होता है वो परिमेय संख्या होती है, और हर एक पूर्णांक जो है वो वास्तविक संख्या होती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहीं पे चलते हैं मेरे दोस्त। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ लेता हूं, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से दोस्त पूछ लेता हूं। हाँ, इस क्वेश्चन का और आप लोग मुझे जवाब दे दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। और इस क्वेश्चन के बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्त, यूनिट डिजिट क्या होता है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए, आराम से क्वेश्चन पढ़ना, आराम से क्वेश्चन पढ़ना हो तब जवाब देना दोस्त मेरा। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है प्रत्येक भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। भाज्य संख्या क्या होती है भाई, जो एक से और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से भी विभाजित हो जाती हैं। तो प्रत्येक भाज्य संख्या जो होती है एक प्राकृतिक संख्या होती है, बिल्कुल सही बात है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, फिर उसके बाद 6 होगी, फिर उसके बाद 8 होगी, फिर 9 होगी, फिर 10 होगी, फिर 12 होगी, फिर 14 होगी, फिर 15 होगी। ये सारी क्या हैं, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं तो हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या जो है एक प्राकृतिक संख्या है। तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। आपसे पूछा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, क्या आप इस स्टेटमेंट को सही बताएंगे। प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो भाई पूर्ण संख्या तो मेरी 0 भी होती है, लेकिन 0 जो है वो मेरी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो इसका मतलब हर एक पूर्ण संख्या मेरी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। तो दूसरा वाला जो होता है वो कंक्लूजन बिल्कुल गलत होता है। इसका जो हो जाएगा बस वो पहला कंक्लूजन ठीक हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओनली फर्स्ट जो है हम इसका बिल्कुल सही ऑप्शन मान के चलेंगे। ठीक है, बहुत शानदार। अब दोस्त आप लोग छोटी सी एक हेडिंग डाल लीजिए जिसका नाम है यूनिट डिजिट।
यूनिट डिजिट जब चैप्टर खत्म होगा तो 2017 और 2021 के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को मैं कराऊंगा इकाई का अंक, आप लोगों को कराऊंगा दोस्त प्रीवियस ईयर, एक दिन का प्रीवियस ईयर की क्लास लूंगा जिसमें 2017 के क्वेश्चन होंगे, 2017 के सभी क्वेश्चन होंगे और 2021 के सभी क्वेश्चन होंगे और वो टेस्ट के रूप में होंगे। आप लोगों को 1 घंटे में वो सारे क्वेश्चन करा दूंगा और आप लोगों का टेस्ट भी हो जाएगा, पूरा चैप्टर रिकॉल भी हो जाएगा। लेकिन ये सारी जो चीजें होंगी ये होंगी दोस्त चैप्टर खत्म होने के बाद। अभी जो कराऊंगा वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब लास्ट में एक दिन जो है वो मिसलेनियस क्वेश्चन लेंगे, उसमें हम 2017 के क्वेश्चन रखेंगे और 2021 के क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं केवल आई वाली संख्याओं को छोड़ के। ठीक है, माइनस में दोस्त बात नहीं कर रहे हैं, मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, फिर तो माइनस में तो सारे रूल ही गड़बड़ा जाएंगे। -6 जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक है। अगर आप पूछ रहे हैं -6 क्या है तो वो ऋणात्मक पूर्णांक है यानी नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, अब आप सुनिएगा थोड़ा सा इकाई का अंक क्या होता है। दोस्त मैंने आप लोगों के सामने एक संख्या लिखी, मैंने आप लोगों से कहा ये आपके सामने जो है एक संख्या लिखी हुई है, इसमें इकाई का अंक जो है वो क्या होगा यानी यूनिट डिजिट जो है वो क्या हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे जो ये सबसे पहले लिखा होता है ये इकाई का अंक होता है, 7 जो है वो मेरा इकाई का अंक है। आप लोगों को ऐसे तो क्वेश्चन देगा नहीं कि एक नंबर दे दिया और आपसे पूछ लिया इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो बच्चा भी इस बात से वाकिफ है कि इसमें इकाई का अंक जो है वो 7 होगा। आपको या तो क्वेश्चन पावर की फॉर्म में देगा या आपको क्वेश्चन फैक्टोरियल की फॉर्म में देगा या पावर की पावर के फॉर्म में देगा या फिर मल्टीप्लीकेशन के रूप में आप लोगों को वो क्वेश्चन देगा। तो उसमें क्या निकालना होगा आप लोगों को बेटा, यूनिट डिजिट निकालना होगा। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट के केस में हम लोगों को पढ़ना होता है साइक्लिसिटी। हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, साइक्लिसिटी पढ़ना होता है, साइक्लिसिटी पढ़ना होता है। अब सवाल उठता है जी ये नया बवाल कहां से आ गया साइक्लिसिटी। तो साइक्लिसिटी बच्चे वो पावर होती है जिस पावर के बाद या जिस घात के बाद जो है वो इकाई का अंक रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसी को उस नंबर की साइक्लिसिटी कहा जाता है। दोबारा से सुनिए, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 2 की साइक्लिसिटी क्या है, तो साइक्लिसिटी से आप लोगों के दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि साइक्लिसिटी वो नंबर होता है जिस पावर या जिस घात के बाद इकाई का अंक रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं 2 की घात 1 पूछूं तो कितना होगा, आप कहेंगे 2 होगा। 2 की घात 2 पूछूं तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 होगा। 2 की घात 3 पूछूं तो आप कहेंगे 8 होगा। 2 की घात 4 पूछूं तो आप कहेंगे 16 होगा। 2 की घात 5 पूछूं तो आप कहेंगे 32 होगा। 2 की घात 6 पूछूं तो आप कहेंगे 64 होगा। 2 की घात 7 पूछूं तो आप कहेंगे 128 होगा और 2 की घात 8 पूछूं तो आप कहेंगे 256 होगा। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे। एक चीज नोटिस करिए, थोड़ा सा नोटिस करिए मेरे दोस्त, अगर आप देखेंगे कि पावर 1 है तो इकाई का अंक 2 होता है, पावर 2 है तो इकाई का अंक 4 होता है, पावर 3 है तो इकाई का अंक 8 होता है, पावर 4 है तो इकाई का अंक 6 होता है। लेकिन जैसे ही पावर 5 होती है फिर से इकाई का अंक रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। यहां 4 आ गया, यहां देखेंगे बेटा 8 आ गया, यानी यहां जो है वो 6 आ गया। मैंने कहा है जिस पावर के बाद जो है इकाई का अंक रिपीट होना स्टार्ट कर दे उसी को उसकी साइक्लिसिटी कहा जाता है। यानी अगर मैं 2 की साइक्लिसिटी आप लोगों से पूछूं तो आप कहना 2 की साइक्लिसिटी जो है वो 4 है, यानी 4 पावर के बाद जो है वो इकाई का अंक जो है वो रिपीट होना स्टार्ट कर देगा। क्या ऐसा बस 4 के ही केस में है, तो आप कहेंगे ऐसा 4 के ही केस में नहीं है, ऐसा
1 से लेके 9 तक की अंकों की हर संख्या की बेटा साइक्लिसिटी 4 ही होती है। चाहे 1 का देख लो, चाहे 2 का देख लो, चाहे 3 का देख लो, 4 के बाद पावर रिपीट होना स्टार्ट कर देंगी। 5 का देख लो, 6 का देख लो, 7 का देख लो, 8 का देख लो, 9 का देख लो, 4 के बाद जो है वो पावर रिपीट होना स्टार्ट कर देंगी। ये मैंने क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी आपका क्वेश्चन आएगा कि पावर को 4 से ही क्यों विभाजित करते हैं, पावर को 4 से ही क्यों विभाजित करते हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया है, जिस संख्या की जो साइक्लिसिटी होती है उससे ही उसकी पावर को विभाजित कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा सुनिए। सबसे पहले वो आप लोगों को एक क्वेश्चन दे सकता है मल्टीप्लाई की फॉर्म में। उसने कहा भाई साहब यहाँ 53 दिया हुआ है, यहाँ 117 दिया हुआ है, यहाँ 231 दिया हुआ है, यहाँ 423 दिया हुआ है, यहाँ 504 दिया हुआ है, और आप लोगों से पूछा है इसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, आगे देखिए थोड़ा सा। दूसरी बात मैं करता हूं मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं ये संख्या लिख दी, फिर मैंने आपसे लिखा 55 गुणा 11 गुणा 77 गुणा 79 गुणा 63 गुणा 67 गुणा 119। ठीक है भाई, एक तीसरा क्वेश्चन और मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। मैंने लिखा 155 गुणा 26 गुणा 49 गुणा 319 गुणा 549 गुणा 1047 गुणा 63। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिखे, और मैंने आपसे कहा कि भाई तीनों में इकाई का अंक आप लोगों को बताना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्त, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये चीजें आती भी हों, लेकिन मुझे ये भी पता है बहुत सारे बच्चों को ये चीजें नहीं भी आती होंगी। तो ये बैच जो लिया है हर टाइप के बच्चे ने लिया है, तो जिन बच्चों को ये चीज आती है वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, उनके लिए भी माल मसाला है, बेहतरीन क्वेश्चन यूनिट डिजिट में बनते हैं। और जिन बच्चों को ये चीज नहीं आती है उन्हें तो बहुत कुछ मिल ही रहा है, तो आप लोगों को पेशेंस तो थोड़ा सा रखना होगा। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि अभी बहुत बेसिक चीजें चल रही हैं, क्योंकि ये यूनिट डिजिट से ही बच्चा अच्छे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बस थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करके आप लोगों को एक पीक तक ले जाने का मन है मेरा। ठीक है, सुनिए, जब भी आप लोगों से दोस्त इकाई का अंक आप लोगों से पूछा जाता है तो आगे क्या आएगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस पहले वाले अंक से फर्क पड़ता है कि यहां पहला वाला अंक जो होगा वो क्या आएगा। तो जब भी मेरे दोस्त चीजें जो है वो मल्टीप्लाई में आप लोगों को दी हो, और डायरेक्टली कोई पावर ना दी हो, डायरेक्टली ऐसे ही मल्टीप्लाई में आप लोगों को संख्या दी हो, तो आप इकाई के अंक की गुणा इकाई के अंक में करना। 3 की गुणा 7 में करोगे 3 सत्ते 21 को 1 आएगा, इस 1 की गुणा 1 में करोगे 1 आएगा, इस 1 की गुणा 3 में करोगे 3 आएगा, और 3 चौक 12 को 2 आएगा। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इकाई का अंक 2 हो जाएगा। यानी जब भी चीजें मल्टीप्लाई में दी हुई हो तो आप इकाई के अंक की गुणा करते चले जाना। 3 की गुणा 7 में करोगे तो 3 सत्ते 21 होता है, 21 को 1 लिख देंगे, 2 कहां गया वो आपको नहीं सोचना है, 21 को 1 लिख देंगे। फिर 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 की गुणा 4 में करेंगे तो 12 आएगा, और 12 को 2 लिख देंगे। 1 कहां गया नहीं फर्क पड़ता, बस यहां इसका जवाब जो है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चों के कमेंट हैं कि हमें मैथ नहीं आता है, और अगर अब भी ये सोच रहे हो कि हमें मैथ नहीं आता है तो दोस्त जीवन में आप मैथ सीख भी नहीं पाओगे। भाई ये बिल्कुल शुरुआत से लेके चल रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं। मैंने कहा ना कि इसे आप फाउंडेशन बैच भी ट्रीट कर सकते हैं। एक एक चीज आप लोगों को बता रहा हूंगा कि 0 से बिल्कुल स्टार्ट लेके एक लेवल तक आप लोगों को लेके जा रहा हूंगा। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि अब आप ये कमेंट मत लिखिए कि हमें मैथ नहीं आता है। अगर अब भी यही कमेंट लिखेंगे तो मैं समझूंगा कि आप मैथ सीखना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, चलिए नीचे बात करते हैं। तो आपने कहा जी आपने तो बताया है मल्टीप्लाई करनी है इकाई के अंक की, तो आपने 5 की गुणा 1 में करी 5 आएगा, 5 सत्ते 35 को 5 आएगा,
फिर 5 नाम 45 को 5 आएगा, फिर 5 तिया 15 को 5 आएगा, फिर 5 सत्ते 35 को 5 आएगा, फिर 5 नाम 45 को 5 आएगा। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा दोस्त? इसका इकाई का अंक जो है वो 5 हो जाएगा। ठीक है, यहां देखेंगे 5 छंग 30 हो जाएगा। अगर एक बार 0 आ गया तो आगे आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, इसका इकाई का अंक जो है वो 0 ही आएगा। क्यों आएगा? 0 की गुणा 9 में करोगे 0 होगा, 0 की गुणा 9 में 0 होगा, 0 की गुणा 9 में 0, 0 की गुणा 7 में 0, 0 की गुणा 3 में 0 आ जाएगा। यदि एक बार 0 बन चुका है तो फिर आपको देखने की आगे जरूरत नहीं है। तो क्या ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गए? ठीक है, टॉप लेवल कराऊंगा। यूनिट डिजिट का जो मस्त लेवल होगा वो कल आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। अभी आप एक बार समझिए मेरी बात को। मैंने एक चीज थोड़ी सी महसूस की, क्या आपने भी वो चीज महसूस की है? राइट से कर लो, लेफ्ट से कर लो, फर्क नहीं पड़ता। अगर कहीं भी आप लोगों को इकाई के अंक पे 5 दिख जाता है, जो चीज मैंने महसूस की है उस महसूस हुई चीज को मैं बता रहा हूं, अगर कहीं भी इकाई के अंक पे आपको 5 दिख जाता है, फिर आप देखो क्या कोई सम संख्या दी हुई है क्या? तो आपने देखा एक भी सम संख्या नहीं है। अगर इकाई के अंक पे 5 मौजूद है और एक भी सम संख्या नहीं है तो इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा, हमेशा 5 आएगा। अगर इकाई के अंक पे 5 मौजूद है और एक भी सम संख्या मौजूद है तो इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल लो, चाहे आप रिजल्ट याद रख लो। अगर इकाई के अंक पे 5 मौजूद है तो फिर आपको देखना है क्या एक भी सम संख्या मौजूद है। अगर एक भी सम संख्या मौजूद है तो आंसर 0 आएगा। अगर एक भी सम संख्या मौजूद नहीं है तो आंसर 5 आएगा। तो इस केस में एक भी सम संख्या मौजूद नहीं थी तो आंसर 5 आया। इस केस में इकाई के अंक पर 5 मौजूद है, एक सम संख्या मौजूद है, आंसर 0 आएगा। ठीक है भाई, ये बेसिक सी चीज थी, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो पावर वाले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि पावर वाले क्वेश्चन जो है वो कैसे बनते हैं। मेरे साथी बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे। कभी भी आप लोगों को इकाई के अंक पे ये 4 अंक दिखाई दें, कभी भी आप लोगों को इकाई के अंक पे ये 4 अंक दिखाई दें और इनकी पावर कुछ भी हो बेटा, इकाई का अंक वही होता है जो दिखाई देता है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा 211 की पावर जो है वो 729 आप लोगों को दी हुई है। मैंने कहा 250 की पावर जो है 849 आप लोगों को दी हुई है। मैंने कहा 725 की पावर जो है वो 533 आप लोगों को दी हुई है। मैंने कहा बेटा 866 की पावर जो है 1023 आप लोगों को दी हुई है। मैंने आप लोगों से यूनिट डिजिट पूछ लिया, तो पहला जो रिजल्ट है वो मैंने ये बताया है। अगर इकाई के अंक पे आपको कहीं भी 1560 दिखाई दे, अगर इकाई के अंक पे आपको 1560 दिखाई दे तो पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा जो दिखता है वही हम लोगों का जवाब होता है। यहां मुझे 1 दिखाई दिया, पावर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका इकाई का अंक 1 हो जाएगा। यहां मुझे 0 दिखाई दिया, पावर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। यहां हमें 5 दिखाई दिया तो पावर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका इकाई का अंक 5 हो जाएगा। यहां हमें 6 दिखाई दिया तो इसका इकाई का अंक 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, एक कह रहा सर जी यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराओ। भाई अभी लिख के तो आया हूं उस बात को लिख के आया हूं मेरे दोस्त, कि मैं चैप्टर कराने के बाद जो है वो मैं आपको मिसलेनियस में करा रहा हूँ। अब आप कहोगे जी ये बदलता क्यों नहीं है, तो आप इनकी साइक्लिसिटी चेक कर लो। 1 की पावर 1 1 होता है, 1 की पावर 2 2 1 होता है, 1 की पावर 3 1 होता है, 1 की पावर 4 1 होता है। तो आप इकाई का देखो मैं प्रूव कर देता हूं इस बात को। मैंने कहा 1 की पावर 1 1 होगा, 1 की पावर 2 1 होगा, 1 की पावर 3 1 होगा, 1 की पावर 4 1 होगा। यानी पावर कुछ भी ले लो, क्या इकाई का अंक बदला? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो इसलिए 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक जो है वो 1 ही रहने वाला है। ठीक उसी तरह 0 की पावर कुछ भी ले लो बेटा, 10 की पावर 1 लोगे 10 आएगा,
10 की पावर 2 लोगे 100 आएगा, 10 की पावर 3 लोगे 1000 आएगा, पर पीछे जीरो तो आएगी। यानी जीरो की पावर कुछ भी ले लो, इकाई के अंक पे तो जीरो ही आने वाला है। ठीक उसी तरह 5 की पावर कुछ भी ले लो, 5 की पावर 1 5 होगा, 5 की पावर 2 25 होगा, 5 की पावर 3 125 होगा, पर इकाई के अंक पे तो 5 ही आ रहा है ना। यानी 5 के केस में भी पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, इकाई के अंक पे हमेशा 5 आएगा। 6 के केस में पावर कुछ भी हो, 6 की पावर 1 होगा 6 आएगा, 6 की पावर 2 होगा 36 आएगा, 6 की पावर 3 होगा 216 आएगा, लेकिन इकाई के अंक पे तो आप लोग 6 ही दिख रहा है, तो 6 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 6 ही आएगा। यानी पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया है, अगर इकाई के अंक पे आपको 1 5 6 जीरो में से कुछ भी दिखाई देता है तो पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दिखाई देता है वही इकाई का अंक होता है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अभी हम लोगों ने 1 5 6 जीरो का नियम पढ़ा है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए 4 की पावर 1 कितना होता है, तो आप कहेंगे 4 होता है। 4 की पावर 2 कितना होता है, तो आप कहेंगे 16 होता है। 4 की पावर 3 कितना होता है, तो आप कहेंगे 64 होता है। और 4 की पावर 4 कितना होता है, तो आप कहेंगे 256 होता है। क्या ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई? ऐसे ही आगे चलता रहेगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसमें इकाई के अंक पर हम लोग बात करते हैं, तो आप कहेंगे जी जब 4 की पावर विषम होती है, विषम यानी ओड नंबर होती है, तो इकाई का अंक जो है वो 4 आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। यानी एक रूल आप लोगों ने बना लिया, अगर 4 की पावर कोई भी विषम संख्या आप लोगों को दी हुई है तो आपका इकाई का अंक जो आएगा वो हमेशा 4 आएगा। आएगा या नहीं? अगर 4 की पावर बेटा सम संख्या आप लोगों को दी हुई है, यहां 2 है यहां 4 है, तो इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। यानी 4 की पावर सम संख्या आप लोगों को दी हुई है तो इकाई का अंक 6 आएगा। ये 4 का रूल बन जाता है मेरे साथी। अगर 4 की पावर विषम दी है तो आंसर 4 आएगा, 4 की पावर सम दी है तो आंसर 6 आएगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आपसे 1024 की पावर 798, मैंने आप लोगों से कहा 844 की पावर 1091। तो अब आप मुझे बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इसमें भी बता दीजिए, इसमें भी बता दीजिए, फटाफट बताइए। इसमें भी बता दीजिए और इसमें भी बता दीजिए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बहुत शानदार। आपने देखा कि इकाई के अंक पे 4 मौजूद है। 4 के केस में हम पावर को चेक करते हैं, अगर पावर सम आती है तो आंसर जो है वो 6 आएगा। अगर 4 के केस में पावर को चेक करते हैं, अगर पावर जो है वो विषम है, आंसर जो है वो 4 आएगा। यानी यहां से एक कंक्लूजन ये निकाल लेते हैं कि जब भी यूनिट डिजिट पर हम लोगों को 4 देखने को मिलेगा, हम केवल और केवल पावर को चेक करेंगे, और अगर पावर दोस्त सम आती है तो आंसर 4 आएगा, पावर जो है सम आती है तो आंसर 6 आएगा, और पावर जो है वो विषम आती है तो आंसर 4 आएगा। ये बात सेट हो गई। ठीक जैसे हम लोग 4 के साथ कर रहे होते हैं, ठीक उसी तरह हम लोग 9 के साथ भी यही चीज कर रहे होते हैं। कैसे? ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। जब मैं आपसे कहता हूं कि 9 की घात 1 कितना होगा तो आप कहेंगे 9 हो जाएगा। मैंने आपसे पूछा 9 की घात 2 कितना होगा तो आप कहेंगे 81 हो जाएगा। मैंने आपसे पूछा 9 की घात 3 कितना होगा तो आप कहेंगे 729 हो जाएगा। मैंने आपसे पूछा 9 की घात 4 कितना होगा तो आप कहेंगे 65 61 हो जाएगा। क्या आपने फिर से वो चीज महसूस की जो आपने 4 के साथ महसूस की थी? आपने कहा कि जब पावर विषम होती है, यहां 1 है यहां 3 है, जब पावर विषम होती है तो इकाई का अंक जो है वो 9 देखने को मिलता है। यानी 9 की पावर अगर कोई भी विषम संख्या आप लोगों को दी हुई है तो आपको इकाई का अंक जो है वो 9 देखने को मिल जाएगा। लेकिन 9 की पावर अगर सम संख्या आप लोगों को दी हुई है तो आपको इकाई का अंक जो है वो 1 देखने को मिल जाएगा। यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। ये हमने कंक्लूड कर लिया है।
अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि बताइए 1029 की पावर जो है 143 दी हुई है और 729 की पावर जो है वो 1002 दी हुई है और 549 की पावर जो है वो 793 आप लोगों को दी हुई है, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी? फटाफट मुझे बता दीजिए, फटाफट मुझे बता दीजिए कि इसमें यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी दोस्त। आपने देखा कि इकाई के अंक पे 9 मौजूद है, 4 हो इकाई के अंक पे या फिर 9 हो, हमेशा हम लोग पावर को चेक करते हैं। अगर इकाई के अंक पे 9 मौजूद है तो पावर को देखा, पावर विषम है, पावर विषम होती है तो आंसर 9 आएगा। पावर बेटा सम होती है तो आंसर 1 आएगा, पावर विषम होती है तो आंसर 9 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब 9 1 9 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आप लोग समझ गए, आप लोग समझ गए। मैंने अभी किस किस का नियम पढ़ाया है? मैंने 1560 का नियम पढ़ाया। पहला नियम ये कहता है कि जब भी आपको इकाई के अंक पे 1560 दिखाई दे तो जो दिखाई दे वही उसका इकाई का अंक होता है, पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला पॉइंट खत्म। ठीक है, पावर की पावर हो बेटा वो क्वेश्चन के रूप में बताऊंगा, है ना। कॉन्सेप्ट यही लगेगा पर तरीका अलग बदल जाएगा। ठीक है, उसका वेट करो थोड़ा सा। दूसरा, अगर मैं आप लोगों से कहूं कहीं भी आप लोगों को इकाई के अंक पे 4 या 9 देखने को मिले तो आपको हमेशा पावर को चेक करना है। अगर 4 के केस में पावर सम है तो आंसर 6 आएगा, 4 के केस में पावर विषम है तो आंसर 4 आएगा, 9 के केस में पावर सम है तो आंसर 1 आएगा, 9 के केस में पावर सम है तो आंसर 9 आएगा। तो मेरे दोस्त ये 4 का भी नियम मैं आपको बता चुका हूं, 9 का भी नियम बता चुका हूं। 1 5 6 0 4 और 9 इनका नियम अब हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो बात करेंगे वो 2 3 7 8 पर बात करेंगे। ठीक है भाई, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, बहुत बेहतरीन चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अभी तो टाइम है ना, हाँ अभी तो 10 मिनट है। 2 की पावर 1 कितना होगा तो आप 2 कहेंगे, 2 की पावर 2 कितना होगा तो आप 4 कहेंगे, 2 की पावर 3 कितना होगा 8 कहेंगे, 2 की पावर 4 कितना होगा 16 कहेंगे और 2 की पावर 5 कितना होगा 32 कहेंगे। तो यहां से चीजें रिपीट होना स्टार्ट हो जाती। ठीक उसी तरह बेटा 3 की पावर 1 कितना होता है 3 होता है, 3 की पावर 2 कितना होता है 9 होता है, 3 की पावर 3 कितना होगा 27 होगा, 3 की पावर 4 कितना होगा 81 होगा और 3 की पावर 5 कितना होगा, 3 की गुणा करेंगे 243 हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक उसी तरह बेटा 7 की पावर 1 कितना होता है 7 होता है, 7 की पावर 2 कितना होता है 49 होता है, 7 की पावर 3 कितना होता है 343 होता है, 7 की पावर 4 कितना होता है 2401 होता है और एक और 7 की गुणा जब हम लोग करेंगे 7 की गुणा तो इकाई का अंक 7 आएगा यहाँ पे। ठीक उसी तरह बेटा 8 की पावर 1 कितना होता है 8 होता है, 8 की पावर 2 कितना होता है 64 होता है, 8 की पावर 3 कितना होता है 512 होता है, 8 की पावर 4 कितना होता है 4096 होता है और 8 की पावर 5 कितना होता है, एक और 8 की गुणा करेंगे 8 6 48, यहाँ ये इकाई का अंक 8 आएगा। अब आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बेटा। हाँ सर ये सब मुझे आता है, कुछ और करवाओ, तो बेटा आप इंतजार करो, फिर आपको सब कुछ आता है तो आप इंतजार करो थोड़ा सा, है ना, और कहीं पे ध्यान लगाओ। सुनिएगा मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से, बहुत प्यार से सुनिएगा मेरे दोस्त। आपने देखा कि 2 की पावर 4 तक तो परिवर्तन हुआ, 2 की पावर 1 2, यहाँ इकाई का अंक 4 है, यहाँ इकाई का अंक 8 है, यहाँ इकाई का अंक 6 है, लेकिन 4 की पावर के बाद जो है इकाई का अंक रिपीट होना स्टार्ट हो गया। हो गया क्या? तो बेटा इसकी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, इसकी साइक्लिसिटी जो है वो 4 हो जाएगी। या 4 पावर के बाद जो है वो इकाई का अंक रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। यहां देखेंगे यहां 4 पावर तक तो इकाई का अंक जो है वो बदला, फिर 4 पावर के बाद इकाई का अंक जो है वो रिपीट होना स्टार्ट हो गया। क्या इसकी भी साइक्लिसिटी जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी? मैं बता के आया हूं जिस पावर के बाद इकाई का अंक रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है उसी को उसकी साइक्लिसिटी बोला जाता है।
क्या यहां भी आप लोग देख पा रहे हैं कि 7 फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया? तो इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी? इसकी भी साइक्लिसिटी जो है वो 4 हो जाएगी। होगी या नहीं? ठीक उसी तरह बेटा यहां देखेंगे तो ये पावर रिपीट, इकाई का अंक रिपीट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो इसकी भी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यानी जिस पावर के बाद जो है वो इकाई का अंक रिपीट होना स्टार्ट कर देता है उसे ही उसकी साइक्लिसिटी बोला जाता है। तो जब भी आप लोगों को यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7, 8 दिखाई दें तो आपको उसकी पावर को 4 से विभाजित करना है। क्यों विभाजित करना है? क्योंकि उसकी साइक्लिसिटी 4 है। आपको यह देखना है ये कितने पेयर बना चुकी होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप लोगों के सामने दोस्त एक एग्जाम्पल लिखा। मैंने आप लोगों से कहा यहां 1043 की पावर जो है वो आप लोगों को 39 दी हुई है, और मैंने आप लोगों से पूछा कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो एक बात मेरी थोड़ी ध्यान से सुनिए। आपने देखा कि 3 दिया हुआ है। एक चीज याद रखिए कि अगर यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7, 8 में से कुछ भी दिखाई दे तो इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, इसलिए इसकी पावर को 4 से विभाजित करना होता है कि कितनी साइकिल कंप्लीट बन चुकी है। जब आपने 4 से विभाजित किया तो 4 नाम 36 हो जाएगा, वो तो पूरी पूरी साइकिल बन चुकी है। बचा कितना? 3 बच जाएगा। ये जो शेषफल बचा इसे इकाई के अंक पे लगा दो, यही आप लोगों का जवाब हो जाएगा। तो 3 की पावर 3 जो होता है वो 27 होता है, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा दोस्त? 7 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखना थोड़ी सी बात समझना। अभी थोड़ी हल्की समझ में आई है तो देखिए भारी समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा 1083 आप लोगों के सामने है। मैंने आप लोगों से कहा यहां 49 लिखा हुआ है। मैंने आपसे कहा यहां 49 लिखा हुआ है, तो इसका मुझे बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। तो आपने कहा 2, 3, 7, 8 में से कुछ भी दिखाई देता है तो उसकी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्या 1 बच जाएगा? जो शेष बचता है उसे इकाई के अंक पर लगा देते हैं। क्या इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 3 हो जाएगा? क्या इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 3 हो जाएगा? बहुत शानदार। मैंने आप लोगों से कहा 512 की पावर जो है वो आप लोगों को 71 दी हुई है, तो आप मुझे बताइए इकाई का अंक क्या होगा। तो आपने कहा मेरे साथी कि 2 दिया हुआ है, पावर को 4 से विभाजित करिए। 4 से विभाजित करेंगे, 4 एकम 4 होगा, 3 बचेंगे, 4 सत्ते 28 होगा, 3 बचेंगे। जो शेष बचता है उसे इकाई के अंक पे लगा देना। क्या 2 की पावर 3 जो है वो 8 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक छोटे से कीड़े ने फिर जन्म लिया होगा कि ठीक है जी, आपने बता दिया कि पावर को 4 से डिवाइड करना है, बहुत अच्छी बात है। आपने ये भी बता दिया कि शेषफल को इकाई के अंक पर चढ़ा देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ शेषफल ही ना बचे, पावर पूरी की पूरी विभाजित हो जाए तो क्या करेंगे? तो उस केस में बेटा पावर 4 आप लोग लगा देना, वही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाता है। जैसे मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखे। एक लिखा 512 की पावर 48 लिखा, एक लिखा मैंने 713 की पावर जो है वो 96 आप लोगों के सामने लिखा, एक लिखा 217 की पावर 72 आप लोगों के सामने लिखा मैंने, और एक लिखा बेटा 598 की पावर जो है 32 आप लोगों के सामने लिखा। और मैंने आप लोगों से पूछा भाई इनका इकाई का अंक क्या रहा होगा, इनका यूनिट डिजिट जो है वो क्या रहा होगा, बताइए इनकी यूनिट डिजिट जो है वो क्या रहा होगा। मैं लास्ट में ओवरऑल एक और कंक्लूजन भी बताऊंगा, पहले जैसे समझा रहा हूं वैसे समझने की कोशिश। आपने देखा कि इकाई के अंक पे 2, 3, 7, 8 मौजूद हैं, है क्या मौजूद? आपने पावर को 4 से डिवाइड करना है। जब भी इकाई के अंक पे 2, 3, 7, 8 मौजूद रहे, आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है। पावर को 4 से डिवाइड करते हैं तो बेटा शेषफल कितना बचा? 0 बचा। यहां पावर को 4 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना बचा? 0 बचा। यहां पावर को 4 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना बचा? 0 बचा।
जब पावर को 4 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना बचा? 0 बचा। जब भी शेषफल 0 बचता है तो इकाई के अंक पे पावर 4 लगा देते हैं। ठीक है भैया, यहां इकाई का अंक 3 की पावर 4, ये आंसर हो जाएगा। 7 की पावर 4, ये आंसर हो जाएगा। 8 की पावर 4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 की पावर 4 32, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 होता है, तो इकाई का अंक 6 होगा। 3 की पावर 4 81 होता है, इकाई का अंक 1 होगा। 7 की पावर 4 2401 होता है, इकाई का अंक 1 होगा। 8 की पावर 4 4096 होता है, इकाई का अंक 6 होगा। क्या इस बात में कोई समस्या है? इकाई का अंक खत्म हो चुका है। अब रंग बिरंगे क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहे होंगे, उन क्वेश्चंस की हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। मैं यूनिट डिजिट को एक ही लाइन में खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। पहले तीनों रूल आप लोगों को बताऊंगा, फिर एक फाइनल कंक्लूजन आप लोगों के लिए सामने लेके आऊंगा, जिससे मन करे उससे क्वेश्चन को कर लेना। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जब बात होती है यूनिट डिजिट की, जब बात होती है दोस्तों यूनिट डिजिट की, तो आपके सामने अगर इन चारों में से यूनिट डिजिट पर कुछ भी मौजूद है, तो जो मौजूद है बच्चे उसी को यूनिट डिजिट लिख देना। पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला रूल ये कहता है। ठीक है, दूसरा रूल ये कहता है कि अगर इकाई के अंक पे 4 मौजूद है या इकाई के अंक पे 9 मौजूद है, इकाई के अंक पे 4 मौजूद है या इकाई के अंक पे 9 मौजूद है, तो फिर आपको पावर चेक करनी है। अगर पावर सम संख्या होती है तो इकाई का अंक 6 आएगा। अगर पावर विषम संख्या होती है तो इकाई का अंक जो है वो 4 आएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह बेटा 9 में चेक करना होता है। अगर 9 के केस में पावर विषम है तो आंसर 9 आएगा, और 9 के केस में पावर सम है तो आंसर 1 आएगा। क्या ये नियम आप लोगों को दोनों समझ में आ गए हैं? तीसरा नियम और लास्ट नियम ये कहता है, अगर इकाई के अंक पे आप लोगों को 2 3 7 8 में से कुछ भी दिखाई दे तो पावर को 4 से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है? पावर को 4 से डिवाइड कर देना है, और इकाई के अंक पे शेषफल को लगा देना है। यही आपका जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर शेषफल कुछ भी ना बचे या पावर पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो इकाई के अंक पे 4 लगा देना है। यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या ये तीनों रूल जो है वो आपके समझ में आ चुकी है? सर 0 कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है। भाई 0 कुछ भी नहीं है, ना कंपोजिट नंबर है ना प्राइम नंबर है। देखिए, क्या ये चीजें समझ में आ चुकी हैं? यहां जो है ये आपका यूनिट डिजिट जो है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। लेकिन एक फाइनल कंक्लूजन मैं आप लोगों को बता देता हूं। जब भी आप लोगों से यूनिट डिजिट का क्वेश्चन पूछा जाए, एक फाइनल कंक्लूजन, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। एक फाइनल कंक्लूजन क्या कहता है? यदि आप लोगों को यूनिट डिजिट का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कोई भी नियम याद रखने की जरूरत नहीं है। आप ये लास्ट वाला नियम याद रखिए, पावर को 4 से डिवाइड करना है, जो भी शेषफल बचेगा उसे इकाई के अंक पे लगा देना है। अगर पावर पूरी की पूरी विभाजित हो जाती है तो उसकी पावर को 4 लगा देना। ये हर केस में बेटा ये अप्लाई हो जाएगा। तो आप ये 2 भी याद नहीं रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। तीसरा वाला जो है वो हर किसी नंबर पे लग जाएगा, है ना। 1-2 एग्जांपल आप लोगों के सामने दे रहा हूं, थोड़ा सुनना। मैंने कहा 513 की पावर जो है वो 779 दे रखा है। मैंने यहां लिखा 428 की पावर जो है वो 41 आप लोगों के सामने दिया हुआ। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप लोग दे दीजिए। इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे दीजिए, मैं समझूंगा कि हाँ आप लोग सही दिशा में हैं। घात की घात बेटा एक क्वेश्चन कराऊंगा, घात की घात का कोई अलग से रूल नहीं है, ये क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में आएगा। आपने देखा कुछ भी हो इकाई के अंक पे पावर को 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4 होगा, 3 बचेंगे, 4 नाम 36, 3 बचेंगे। जो शेष बचता है उसे इकाई के अंक पे लगा दो, आंसर जो है वो 7 आ जाएगा। आपको देखने की जरूरत नहीं है क्या है, आप पावर को 4 से विभाजित करो। आपने देखा कि 1 बचेगा, उसे इकाई के अंक पे लगा दो बेटा, इस क्वेश्चन का जवाब 8 हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा 156 की पावर जो है वो 33 दिया हुआ है।
तो आपने यहां देखने की जरूरत नहीं है कि क्या है इकाई का अंक, आप पावर को 4 से विभाजित करो, 4 अट्ठे 32, 1 बचेगा, 6 की पावर 1 6 हो जाएगा। और अगर आपको रूल याद है तो 6 की पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, 6 ही क्वेश्चन का जवाब होता है, उससे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये डिसाइड आप लोगों को करना है कि आपको तीनों रूल याद रखने हैं या आप लोग थोड़ा सा उसे कैलकुलेटिव कर सकते हैं। ठीक है, कल इसके क्वेश्चन कराऊंगा दोस्त। आज डेमो खत्म हो चुका है, कल से ये क्लास जो है वो एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएगी। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोग अगर मैथ वास्तव में सीखना चाहते हैं तो इससे बेहतर बैच हो ही नहीं सकता। टाइम हमारे पास सफिशियंट है और हम लोगों के पास टाइम सफिशियंट होने की वजह से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके हम लोग पीक तक जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास आप लोगों की हिंदी की है, तो जुड़िएगा हिंदी से। ओके, टाटा, बाय बाय।